हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बोरबरी रूल के हिसाब से, और कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था और कुछ आयन से रिलेटेड दिया गया था। आयन से रिलेटेड आपको दिया गया था। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पे हुंस रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इन दोनों के बीच में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो पहले चलिए सबसे पहला काम जो है हुंस रूल की बात करते हैं। हुंस रूल, अगर हुंस रूल की बात करते हैं तो इसके हिसाब से देखिए, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग है, हम लोग ऑर्बिटल में पेयरिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक संभव नहीं है जब तक सारे इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में क्या हो जाए, सिंगली ऑक्युपाइड ना हो जाए। कहने का मतलब, अगर आपके घर में आप चार भाई बहन हैं और आपके पिताजी जो है 100 ग्राम लड्डू लेकर के आ रहे हैं, तो 100 ग्राम लड्डू में 3 लड्डू चढ़ा हुआ है, तो वो 3 लड्डू अगर चारों में अगर मान लीजिए 3 को दिया जाए, चौथा ऑब्जेक्शन करेगा, तो इसलिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी सबको अगर 75 लड्डू मिल जाएगा, 75.75 लड्डू मिल जाएगा, तो भी वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। वही यहाँ पर भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस pairing of electron cannot takes place until all the equal energy orbitals are singly occupied. यानी pairing of electron cannot take place until all the equal energy orbital are singly occupied. That is Hund's rule. और इसमें एक टर्म है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। जैसे आप कहीं कहीं देखेंगे, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल को हम लोग एक टर्म भी देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल भी आप कहते हैं इसको। ठीक है भाई, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल को आपने नाम क्या दिया, डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि the pairing of electron cannot take place until all the degenerate orbital are singly occupied। मतलब जब तक कि इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल यानी जो समान है, एक समान ऊर्जा स्तर वाले हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जब तक एक एक न भर जाए, यानी क्लॉकवाइज नहीं भर दे, तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग करने के लिए जरूरी है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 3d7 डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। ठीक है भाई, डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। तो पहले देखिए, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों इलेक्ट्रॉन को भरिए, 1 2 2 4 2 6 और 1 7, पूरा भर गया। पूरा जैसे ही आपने भरा, ये आप जानते हैं ये पांचों ऑर्बिटल है, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल एक समान होता है, तो कोई जरूरी नहीं आप इलेक्ट्रॉन पहले यहीं आए, पहले यहां भी आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये पूछेगा आपने हमारी गलती ही क्या है जो आप लोगों ने हमको इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं। भाई अगर किसी को पेयर करना था, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे हिस्से में पहुंचता ही, और जहां पे शुरुआत फिर से करते, जहां पे खत्म हो जाए वहां खत्म कर देते। तो 3d7 का ये डिस्ट्रीब्यूशन माना गया रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग माना गया, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग माना गया।
फिर से वही चीज कहा गया। तो जो इनका रूल था, अगर उस हिसाब से आप देखें 1 2 3 4, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरते, 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट करना भी आपको आना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर ये हो जाएगा कौन सा, छठा, और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसे जो है आप क्या कहते हैं, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये जो है आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है भाई। अब देखिए, इसमें कहा जाता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी जो होती है 2s+1 होता है, 2s+1 से डिनोट करते हैं, जैसे इसे कहा जाता है आल्सो कार्ड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और मल्टीप्लिसिटी जब बराबर होता है, मल्टीप्लिसिटी अगर निकालना होता है तो हम लोग निकालते हैं इसमें मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2s+1। और यहाँ पे फॉर एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड एस की वैल्यू +½ होती है भाई, फॉर एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 भाई, एक यस की वैल्यू, देखिए ध्यान से, पहले इसको समझ लीजिए, फॉर वन इलेक्ट्रॉन एस की वैल्यू ½ होती है, और फॉर एन इलेक्ट्रॉन एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 × n/2 + 1, यानी हो जाएगा आपका ये सीधा सीधा n+1। ये मल्टीप्लिसिटी हो गई, ठीक है। इसका मतलब है जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उतनी ही ज्यादा जो है मल्टीप्लिसिटी होगी। तो हुन्स रूल ये इस बात को कहता है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, पहले ही पेयर ना शुरू कर दीजिए। तो जब पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हम बांटेंगे तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो हुन्स रूल का नाम हम लोग क्या कह सकते हैं, हुन्स रूल आल्सो कॉल्ड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम। जैसे इसको देखिए 3d7 है, इसमें एक अनपेयर्ड है, 3d7 ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें 3 अनपेयर्ड है, ठीक है भाई। इसके लिए s की वैल्यू +½ और -½ तो ये 0 हो जाएगा, +½ -½ ये 0 हो जाएगा। अब इसके लिए 3 अनपेयर्ड हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिसिटी इस तरह से किस बात पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी। यही हुन्स रूल है जिसको आपने ऑब्जर्व किया था, जिसको आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से देखा भी था, और इससे पहले आपने आप बहुत प्रिंसिपल को पढ़ा भी था। तो आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसी को सीधे सीधे ऑब्जर्व करें तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर। ये आप जानिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। ऑल द 4 क्वांटम नंबर आपको कैलकुलेट करना है। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स। पहला, अगर हम पहले की बात करें, पहला जो आएगा हम लोग ले रहे हैं 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, बी
लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, एक ही तरफ हो जाएगा, इसको देखा जाएगा। ठीक, 19 एंड 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम 24 और डी 19 एंड 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर 29। एक्सेप्शन वाला भी ले लिया है। ये क्वेश्चन दिया गया। इन क्वेश्चंस को अगर आप लेते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी दे दे रहे हैं, आप मतलब आप इसको करिएगा और आप वैसे ही नॉर्मल देखिए इसको। पहला क्वेश्चन है, पहला देखिएगा, कह रहा 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। 1s2 आबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 हो गया, 3s2 और 3p5, 17 हो गया। इसका मतलब अगर आप देखिए 15 और 17 इसी में आ रहा है ना, 15 और 17 इलेक्ट्रॉन, तो यहां तक कितना होगा देखिए, यहां तक हो गया आपका 2 2 4 6 10 2 12, यहां तक 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम जो है, हमारा जो है आ रहा है क्या चीज, 3p5। p के लिए अब जानिए, p में कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब अगर हुंस रूल को फॉलो करें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 12 हो ही गया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 13। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 14। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 15 निकालने कहा है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 16। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 17। दो आपसे कहा गया, ए और बी। देखिए आपको 15th इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना, 15th इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं। आप खुद देखिए 15th इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर 15th इलेक्ट्रॉन को हम लोग देख रहे हैं तो 15th इलेक्ट्रॉन पहले देखिए कौन से ऑर्बिटल में गया है, पी। पी के लिए एल बराबर हमने बताया था अभी, एल बराबर कितना होता पी के लिए, 1। फिक्स है। कैसे जाना हमने, एल बराबर 0 तो एस, एल बराबर 1 तो पी, एल बराबर 2 तो डी, एल बराबर 3 तो एफ। ये पढ़ा है आपने, इसको जो है क्वांटम नंबर में आपने पढ़ा हुआ है। तो हमें पी ऑर्बिटल मालूम है, इसलिए एल बराबर 1 हो गया। और इसके सामने वाला ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो 3 लिखा है, एन बराबर कितना हो जाएगा, 3। एन बराबर 3 हो गया। तो आपको याद होगा एक फार्मूला आपने पढ़ा है m की वैल्यू निकालने का, -L2 प्लस L। m बराबर पढ़ा है -L2 प्लस L इंक्लूडेड 0। तो आपके पास L की वैल्यू कितनी है, 1। तो यानी कि आप m की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो -1 से +1 और बीच में क्या आएगा, 0। ये तीन ही वैल्यू आएगी, एक -1 एक +1 और एक 0। तो इसके लिए पहले वाले के लिए कौन सा आ रहा है, -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1। तो आप देखिए 15वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 15वां इलेक्ट्रॉन +1 वाले में गया है। देखिए ये 15 है ना, +1 वाले में n की वैल्यू जो होगी वास्तव में वो कितनी होगी, +1। अब आप देखिए ये क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ एरो तीर बना ऊपर की तरफ, तो क्लॉकवाइज इसे कहते हैं। और जब इसे क्लॉकवाइज कहेंगे तो ये प्लस हाफ, यानी अगर एरो ऊपर बना है तो प्लस हाफ और एरो अगर नीचे बना है तो माइनस हाफ। ये ध्यान रखिए। तो ये चारों क्वांटम नंबर हो गया, 15th इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर हो गए। अब 17th आप सेल्फ ट्राई करिए। भाई 17 यही है, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी हाफ, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इस बॉक्स में आया ना 17th इलेक्ट्रॉन। 17th इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में आया, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी यहाँ 0 यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा। इसको आप करिएगा तो ये इस तरह से हो गया। लास्ट ये दोनों आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम इसको बताने चल रहे हैं, इसको बताते हैं और आप ये वाला सेल्फ ट्राई करिए। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं।
19th एंड 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। ठीक है भाई, आइए देखते हैं तो इसी को कैसे करते हैं। 19th एंड 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले क्रोमियम तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। क्रोमियम 24 की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले नॉर्मल ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p4। ये सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखिए यहाँ पे, तो इसमें आपका यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखिए ये आपका टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 के बाद 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कितना हो गया 19 और 20। ये आपका हो गया 19 और एंड 20। अभी ये देखिएगा ध्यान से, ये 19 हो गया और ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर हम लोग इसी की बात करते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जर्व क्या करेंगे, अगर इसी को देखें तो ये 21, ये 22, ये 20। हमने आपसे कहा ना कि जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 19 और 20 है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा 21, ये 22, ये 23 और ये 24। हमें इलेक्ट्रॉन जो निकालना है 19 और 20 का निकालना है, तो ये तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो अब क्रोमियम का हम लोग निकालेंगे एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालेंगे तो उसमें होता क्या है, ये जो 20th इलेक्ट्रॉन है ये घूम के जाएगा यहाँ पे, ये जो 20th इलेक्ट्रॉन है घूम के जाएगा यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे जाएगा तो अब आपका 19th इसमें हो गया। देखिए ये 19th बचा 4s1, और ये जो है आपका हो जाएगा ये 21, 22, 23, 24 और ये हो गया आपका 20। ये हो गया आपका 3d5, ये 3d5 हो गया। तो इसका मतलब है अगर आप ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, तो जो 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम है, ऑफ क्रोमियम, ये किसमें जा रहा है, ये जा रहा है 4s1 में, और जो 20th इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का है, जब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो ये जा रहा है कहां पे 3d5। अब अगर 4s1 है तो देखिए n की वैल्यू तो 4 ही आएगी 19 के लिए, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, जब l 0 होता है तो m भी 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और s1 है तो s1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस। ये आपका 19th इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपका 19th इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे हो गया। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए 3d5 को, तो 3d5 का मतलब ये हो गया 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 21, 22, 23, 24, ये 20। ठीक है भाई, अब 20 अगर देख रहे हैं और ये किसमें है 3d5 में, 3d5 तो n बराबर कितना होगा 3, n बराबर कितना आपका होगा 3, l बराबर कितना होगा, d ऑर्बिटल है, d के लिए l बराबर कितना हमने कहा था, d के लिए l बराबर 2 कहा, तो l बराबर हो जाएगा कितना 2, और जब d के लिए l बराबर 2 है तो n की वैल्यू निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा है, n बराबर क्या पढ़ा था -l to +l इंक्लूडेड 0, यही तो है, यानी -2 -1 0 +1 +2 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके लिए -2 हो गया, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए +2। तो यह देखिए 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, m बराबर किसमें +2 वाले, यानी m बराबर यहाँ पे हो जाएगा +2।
और क्लॉकवाइज है तो इसलिए s बराबर हो जाएगा प्लस हाफ। ये आपका 19th और 20th इलेक्ट्रॉन आ गया। और इसी तरह से हम लोग और भी इलेक्ट्रॉनों का कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप जैसे भी चाहें उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप चैट बॉक्स में चैट के जरिए आप इस बात को रखिए कि हमको इसका निकालना नहीं आ रहा है सर, हमको इसको निकाल दीजिए, तो उसको हम दिखा देंगे आपको, यहाँ पे कर देंगे। बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि बहुत बेसिक रूल है, ये वैल्यू मालूम होना चाहिए और किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका आपको पता होना चाहिए। बाकी चीजें आप कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको महसूस नहीं। तो ये आपका क्वांटम नंबर है। अब क्वांटम नंबर का कैलकुलेशन बीच में हमने इसलिए बताया क्योंकि जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्वांटम नंबर जो है क्वांटम नंबर बेस्ड ही, क्वांटम नंबर बेस्ड ही है। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेशन पढ़ें। इसके बाद जो क्रोमियम का कापर का था, कापर का आप 19-20 निकालेंगे तो उसमें अंतर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब पेयरिंग हो चुकी है, कापर का यहाँ जाता है तो यही चीजें आएंगी, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो क्योंकि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज भर जाएगा और जब एंटी क्लॉकवाइज भर जाएगा तो ऑटोमेटिक एस की वैल्यू चेंज। ठीक है भाई, इतना पढ़िए। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को। अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। अब आइए, कौन सा अब है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सॉरी, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें कहा गया है कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब कि किसी भी एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। 3 हो सकती लेकिन चारों नहीं सेम हो सकती। आइए देखते हैं पहले स्टेटमेंट। नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सबसे एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा इसमें चलने के नहीं, बस आइडिया आपको होना चाहिए क्या चीज है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज्यादा दिखाने से कोई ऐसा नहीं कि हम टिपिकल आपको बता दें और आपका आइडिया नहीं हो रहा। 1s2 लेते हैं, हीलियम का होता है मालूम है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। 1s2, 1s2 की अगर आप बात करते हैं तो 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 का 2 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हुआ। तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर दोनों की आप बात करिए यहां पे, तो देखिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो जा किस में रहा? 1s में। तो दोनों के लिए n बराबर कितना होगा? 1। ये s ऑर्बिटल के लिए l बराबर दोनों को जान लीजिए 0 होता है। जब l 0 होता है तो m की वैल्यू भी क्या होती है? 0। m की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। अब अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है प्लस हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है माइनस। अगर आप खुद गौर से देखिए तो आप ये कह सकते हैं कि 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है लेकिन चौथा क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है भाई, क्योंकि अगर किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं,
या कहिए किसी भी एक एटम के एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती हैं। दैट इज कॉल्ड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसे हम लोग पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं और इन्होंने क्वांटम नंबर बेस्ड ये चीजें बताई। ठीक है भाई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, इसको पढ़ डालिए। जो चीजें बीच में छुटी हुई हैं उनको फिर से हम लोग कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन इतनी चीजें हैं। इनसे रिलेटेड चीजों को आप देखिए, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड चीजों को सॉल्व करिए। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।